इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 9 अध्याय 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं के अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। तो इसमें यहाँ पर ये सोडियम क्लोराइड है को जल के विलयन से पृथक करने में, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में, धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में, दही से मक्खन निकालने के लिए, जल से तेल निकालने के लिए, चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में, बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने में, भूसे से गेहूं के दाने को पृथक करने में, पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कणों को पानी से अलग करने के लिए। और आगे इसमें है, पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में। तो इनमें जो विधियां दी गई हैं, हमने उन विधियों के नाम बताने हैं कि उनको पृथक करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। जैसे इसमें यहाँ पर पहला ए भाग था, सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में, तो इसमें वाष्पीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में अगला है, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड का अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग किया जाता है। तीसरा है, इसमें सी भाग है, धातु के छोटे टुकड़ों को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में छानना विधि का उपयोग किया जाता है। दही से मक्खन निकालने के लिए अपकेंद्रीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। जल से तेल अलग करने के लिए जो है या निकालने के लिए पृथक्करण कीप का उपयोग किया जाता है। इससे अगला है, चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में छानना विधि का उपयोग किया जाता है। बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने में चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में एच है, भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में निष्पावन विधि का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में है यहाँ पर, पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कणों को पानी से अलग करने के लिए क्रोमेटो इसमें है अपकेंद्रण या अपकेंद्रीकरण या वाष्पीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में है, पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में क्रोमेटोग्राफी के द्वारा इनको जो है पृथक किया जाता है। इसमें यहाँ पर जैसा कि हमने दिखाया है, ये सभी जो हैं प्रश्न एक के ABCD जो विभिन्न भाग हैं, और इन भागों के लिए हमने पृथक्करण विधि का नाम जो है लिखना है, और यही हमने जो है अभी आपको बताया है कि कौन कौन सी विधियाँ जो है हम इसके लिए अपनाते हैं। इसके आगे है, चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे। विलयन, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुलेय, फिल्ट्रेट तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो उसमें यहाँ पर ये चाय जो हम घरों में बनाते हैं, उसके लिए हमने ये बताना है कि हम किन किन चरणों का प्रयोग करते हैं। उसमें विलायक क्या है, विलेन क्या है, विलेय क्या है, घुलनशील क्या है, अघुलनशील क्या है, और अवशेष क्या है। जिन सब जैसे हम चीनी का उपयोग करते हैं, इसमें चाय पत्ती का उपयोग करते हैं, और जल का उपयोग करते हैं, हमने ये बताना भी विलायक कौन है इनमें से। इस तरह से सबसे पहले इसमें क्या है, अभी एक बर्तन में लगभग 100 ml जल जो है हम विलायक को लेकर उबालेंगे। जो जल क्या है, एक विलायक है। इसके बाद में आगे है, अब इसमें 1 चम्मच चीनी क्या है, विलेय है, वो पानी के अंदर घुल जाती है, और दूध और चाय पत्ती डालेंगे। चीनी जल में घुलनशील होती है और विलयन बनाती है। इसके बाद में विलयन को छानने से चाय पत्ती जो अवशेष के रूप में अलग हो जाती है, क्योंकि यह अघुलनशील है। जबकि चाय जो घुले फिल्ट्रेट के रूप में विलयन में रहती है, जो घुल जाती है चाय, और इस तरह से जो हमारी जो चाय वो तैयार हो जाती है, और छानने के बाद में इस चाय को हम पी सकते हैं। इससे आगे है, तीसरा प्रश्न है, इसमें यहाँ पर ये बुक में है,
प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जो है जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। यहाँ पर ये तालिका दर्शाई गई है और इस तालिका में जो है तापमान पर, विभिन्न तापमान पर जो विलेय पदार्थ है उनकी घुलनशीलता जो है दिखाई गई है। अब इसमें जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं इस तालिका के अंदर, यहाँ पर ये पोटासियम नाइट्रेट है, ये तापमान 283 है, ये 293 है, ये 313 है, ये 333 है और 353 है। तो 283 तापमान पर जो पोटासियम नाइट्रेट है इसकी घुलनशीलता कितनी 21 है और यहाँ पर ये 32 है, फिर 62 है, 106 है और 167 है। अब इसमें यहाँ पर इसी तरह से सोडियम क्लोराइड की दिखाई गई है, पोटासियम क्लोराइड की और अमोनियम क्लोराइड की दिखाई गई है इसमें ये घुलनशीलता। अब इसमें पहला प्रश्न है 50 ग्राम जल में 313 के पर पोटासियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटासियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। यहाँ पर क्या है कि जो 50 ग्राम जल में 313 के पर 313 के यहाँ पर दिखाया गया, ये 313 है और पोटासियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम पोटासियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। अब इसमें 100 ग्राम जल में जो पोटासियम नाइट्रेट है इसकी घुलनशीलता 313 के तापमान पर 62 है, कितने भी 62 ग्राम है। अब इसमें यहाँ पर जब इसका वजन आधा रह जाता है, पोटासियम नाइट्रेट 100 ग्राम की बजाय जो है कितना हो इसमें जल जो है 100 ग्राम की बजाय कितना हो जाता है 50 ग्राम हो जाता है। 100 ग्राम में तो 62 है और 50 ग्राम में कितनी होगी, आधी होगी इसकी, तो कितनी होगी 31 ग्राम होगी। कितनी होगी 31 ग्राम होगी। हमने इसको यहाँ पर ये इसको हल किया है, एक बार देखें इसमें, यहाँ से है ये प्रश्न 3 उत्तर ए है 100 ग्राम जल में 313 के पर पोटासियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने के लिए नाइट्रेट की आवश्यकता 62 ग्राम। 100 ग्राम के लिए कितनी हो सकता है 62 ग्राम और 50 ग्राम के लिए तो 100 ग्राम के लिए तो 62 ग्राम है, 1 ग्राम के लिए 62/100 होगा, एक एक नियम लगा देंगे हम यहाँ पर, और 50 ग्राम के लिए गुणा 50 ग्राम। तो अब इसको काट करके यहाँ पर जो है जैसे ये कट जाता है तो 31 ग्राम आ जाता है। कितना आ जाता है 31 ग्राम, अर्थात 31 ग्राम पोटासियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। यहाँ पर ये नाइट्रेट लिखा गया, पोटासियम साथ में लिखते हैं, पोटेशियम क्या है इसमें, यहाँ पर पोटासियम नाइट्रेट जो है कितने हो सकता होगी भाई 31 ग्राम की आवश्यकता होगी और ये हमारा जो है आंसर आ जाता है। अब इसमें आगे जो है दूसरा भाग है बी, प्रज्ञा 353 के पर पोटासियम नाइट्रेट का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा करने के लिए छोड़ देती है। प्रज्ञा जो है 353 के पर पोटासियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के ताप पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होगा तो वह क्या अवलोकित करेगी, स्पष्ट करें। अब जैसा कि हम देखते हैं कि जब विलयन है उसको गर्म किया जाता है तो उसकी घुलनशीलता बढ़ जाती है और जब उसको ठंडा करते हैं तो घुलनशीलता जितनी पहली थी वही रह जाती है। अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि मान लीजिए एक विलयन है, हम उसको 50 डिग्री सेल्सियस पर तैयार करते हैं तो और संतृप्त विलयन तैयार हो जाता है। जब हम उसको और गर्म करेंगे तो उसमें से और जो विलेय है उसमें घुल सकेगा, परंतु जब उसको ठंडा करेंगे जो उसमें से विलेय है जो क्या है, जो फालतू जो घुला था उसमें वापस आ जाएगा और वो हमें क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होगा। किसके रूप में प्राप्त होगा, क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होगा। अब यहाँ पर है ये
ठंडा होने पर या कम तापमान पर, ठंडा होने पर या कम तापमान पर या कम ताप पर विलयन में विलेय की घुलनशीलता जो है कम हो जाती है तथा विलेय ठोस कणों के रूप में बदल जाता है। इस प्रकार प्रज्ञा को विलयन ठंडा होने से पोटासियम क्लोराइड के शुद्ध क्रिस्टल जो है दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे भाई? शुद्ध क्रिस्टल दिखाई देंगे। तो कहने का भावार्थ क्या है कि जो उसमें ठोस कण जमेंगे उस विलेय के, वो क्या होंगे? क्रिस्टल हमें उसको जो है प्रज्ञा को दिखाई देंगे। इससे आगे है 293 के पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें। इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा? तो इसमें है यहाँ पर 293 के पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें। यहाँ पर ये 293 के है और इसके अंदर जो है प्रत्येक लवण, जैसे पोटासियम नाइट्रेट 32 है, सोडियम क्लोराइड 36 है, पोटासियम क्लोराइड 35 है और अमोनियम क्लोराइड 37 है। इस तापमान में कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा? तो इसमें इसके अंदर जो अमोनियम क्लोराइड है सबसे ज़्यादा घुलनशील दिखाया गया है। अब यहाँ पर नहीं, इसको हमने हल किया है कि 293 के पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता, पोटासियम नाइट्रेट की 32 है, सोडियम क्लोराइड की 36 है, पोटासियम क्लोराइड की 65 है, पोटासियम क्लोराइड की 35 है और अमोनियम क्लोराइड कितनी है? 37 है। तो हम क्या देखते हैं, 293 के पर अमोनियम क्लोराइड की घुलनशीलता 37 है, जो कि सबसे अधिक होगी या सबसे अधिक है। तो इस तरह से अब इसका डी भाग है, तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब तापमान बढ़ता है या कम होता है तो उसमें लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर आएगा तापमान के बढ़ने से लवण की घुलनशीलता बढ़ती है। जब तापमान बढ़ेगा तो लवण की घुलनशीलता क्या होगी? बढ़ेगी। और यदि तापमान कम होगा तो लवण की घुलनशीलता क्या होगी? कम होगी। तो इसमें तापमान के बढ़ने से लवण की घुलनशीलता बढ़ती है और हम ये भी लिख सकते हैं तापमान के घटने से लवण की घुलनशीलता घटती है। लिख देते हैं तापमान के घटने से लवण की घुलनशीलता क्या होगी? घटती है। तो कहने का भावार्थ क्या है कि तापमान के बढ़ने से लवण की घुलनशीलता बढ़ती है और कम होने से, घटने से क्या है, उसकी घुलनशीलता क्या है? घटती है। तो यहाँ पर हम लवण के बारे में बात कर रहे हैं सिर्फ। इससे अगला है निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या करें। निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या करें संतृप्त विलयन और शुद्ध विलयन। तो इसमें यहाँ पर आगे इसमें आ जाते हैं दोबारा फिर। संतृप्त विलयन ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर और अधिक विलेय न घोला जा सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे चीनी तथा जल का संतृप्त विलयन, नमक तथा जल का संतृप्त विलयन। उसके बाद में आगे है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में है जिस पदार्थ में केवल एक ही प्रकार के अणु या परमाणु होते हैं वह शुद्ध पदार्थ कहलाता है। जैसे सभी तत्व और यौगिक। जो सोना है, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, ये सभी यौगिक हैं, शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं। और साधारण नमक क्या है? यौगिक है, यह भी शुद्ध अवस्था में हम प्राप्त कर सकते हैं। इससे अगला है क्लोराइड। कोलाइड, क्या शब्द है? कोलाइड। कोलाइड में क्या है? ये ऊपर वाला पढ़ना है हमने, कोलाइड। यह एक प्रकार का विलयन होता है जिसमें विलेय के कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा तथा निलंबन के कणों से छोटा होता है। जैसे दूध, स्याही, साबुन का घोल, रक्त आदि, ये कोलाइड के उदाहरण है। इससे आगे है निलंबन। निलंबन यह एक समांगी मिश्रण होता है। इसमें विलेय के कण घुलते नहीं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आँखों से बिना किसी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखे जा सकते हैं। जैसे चाक और जल का मिश्रण, लकड़ी के बुरादे व जल का मिश्रण, गंदा पानी, पेंट आदि, ये क्या है? निलंबन के उदाहरण हैं। इससे अगला है हमारे पास में यहाँ पर
निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रणों में वर्गीकृत करें। तो इसमें यहाँ पर जो है समांगी और विषमांगी मिश्रण हमने बताने हैं। तो सोडा, जल, वायु, सिरका, छनी हुई चाय जो है, जैसे पहले दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न को निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रणों में वर्गीकृत करें। सोडा, जल, लकड़ी, बर्फ, वायु, मिट्टी, सिरका, छनी हुई चाय आदि। तो इसमें से यहाँ पर समांगी मिश्रण है सोडा, जल, वायु, सिरका, छनी हुई चाय, और विषमांगी मिश्रण है लकड़ी, बर्फ और मिट्टी। ये क्या है? विषमांगी मिश्रणों के उदाहरण है। इससे अगला प्रश्न संख्या 6 है, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है? तो इसमें शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होता है। इसका हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि दिए हुए रंगहीन द्रव का हिमांक 0 डिग्री सी तथा क्वथनांक 100 डिग्री सी हो तो क्या है? यह एक शुद्ध जल है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं? हमने इनमें से जो शुद्ध पदार्थ हैं उनको बताना है। बर्फ, दूध, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड, पारा, ईंट, लकड़ी, वायु। तो इसमें क्या है? शुद्ध पदार्थ है लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड और पारा। ये क्या है? शुद्ध पदार्थ हैं। इससे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करो। विलयन, इसमें मिट्टी, समुद्र जल, वायु, कोयला, सोडा और जल दिया गया है। इसमें से हमने क्या है? विलयन की पहचान करनी है। तो विलयन इसमें क्या है? समुद्री जल, वायु और सोडा जल, ये क्या है? विलयन के उदाहरण है। क्या है इसमें? दोबारा इसमें ये समुद्री जल, वायु और सोडा जल क्या है? विलयन के उदाहरण है। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है? नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन और स्टार्च विलयन। तो उसमें दूध और स्टार्च विलयन जो है टिंडल प्रभाव को दर्शाते हैं। 10वां है, निम्नलिखित को तत्व, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत करें। तो इसमें यहाँ पर ये दिए गए हैं साधा, जैसे सोडियम, मिट्टी, चीनी का घोल, चांदी, कैल्शियम कार्बोनेट, टिन, सिलिकॉन, कोयला, वायु, साबुन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, रक्त। इसमें से तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में हमने इनको अलग करना है। तत्व सोडियम, चांदी, टिन और सिलिकॉन, ये क्या है? तत्व के उदाहरण है। यौगिक कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। मिश्रण है मिट्टी, चीनी का घोल, कोयला, वायु, साबुन और रक्त, क्या है? ये मिश्रण है। इसके बाद में 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक हैं? पौधे की वृद्धि, लोहे में जंग लगना, लोहे के चूर्ण को तथा बालू को मिलाना, खाना पकाना, भोजन का पाचन, जल से बर्फ का बनना और मोमबत्ती का जलना। इनमें से हमने जो रासायनिक परिवर्तन है उनके विषय में बताना है कि कौन कौन से इसमें रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें है पौधों की वृद्धि, लोहे में जंग लगना, खाना पकाना, भोजन का पाचन तथा मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे अगला वीडियो आपको मिलता रहे।